CIS कैंपस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं संविधान के भागों की, और पूरे संविधान को हम 2 क्लासों में पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। कम समय में और पूरे संविधान का सार एक तरह से आपको दिया जा रहा है। इस क्लास को देखने के पश्चात आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो हैं एग्ज़ाम में पूरे होते हैं, ना केवल पार्ट से बल्कि उनके आर्टिकल्स और भी एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस क्लास में बताता हूं। तो बहुत ही कम समय में केवल 2 क्लासेज में आप जो है संविधान का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे और समझ पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहली क्लास में हमने बात की है संविधान के भाग 1 से लेकर 10 तक की, और अभी हम इस क्लास में बात करेंगे संविधान के भाग 11 से लेकर और 22 तक की। हम समझेंगे कि कैसे इन्हें याद करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं, वो हम यहाँ बात करेंगे। 10 तक हमने उसका सीक्वेंस देखा और उसका संबंध देखा, और बहुत आसानी से हमने उसको याद करने के तरीके आपको बताए। यहाँ भी हम वैसी कोशिश करेंगे। देखिए, पहले आपके 11, 12 और 13 जो आपके संविधान के भाग हैं, इनमें काफ़ी निकट संबंध है। 5 से लेकर 10 तक संविधान में संघ, राज्य, संघ शासित प्रदेश और पंचायत व जनजातीय क्षेत्रों को एक क्रम से बताया गया है। ये सब होने के बाद अब बात आती है संघ और राज्यों के संबंध की, यानी संघीय व्यवस्था जो हमारी है संविधान में, उसको डिफाइन करने की। तो यहाँ पर हमारी संघीय व्यवस्था को डिफाइन किया गया है। संघीय व्यवस्था क्या होती है? जहाँ संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों के अधिकार, कर्तव्य और कानूनों को डिफाइन किया जाता है। तो ये 3 हमारे भाग हैं जो इस बात को बताते हैं। पहला जो भाग है वो है संघ एवं राज्यों का संबंध, यानी से कहते हैं पार्ट 11। तो पार्ट 11 का नाम है, ध्यान रखें, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। तो ये संघीय व्यवस्था को दर्शाता है जहाँ संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। ये जो है आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका अनुच्छेद है 245 से लेकर और 263। अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य डिफाइन किया गया है भाग 11 को। भाग 11 में जो संबंध बताए गए हैं उनमें पहला तो है विधायी संबंध। विधायी संबंध अर्थात संघ और राज्य किन किन विषयों पर कानून बना सकेंगे, ये बात बताई गई है। और दूसरा है कार्यपालिकीय संबंध, किन किन विषयों को वो अपने इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर है और विधायी संबंध है, ये बताया गया है भाग 11 में। कुछ और इसके नोटेबल आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो देखिए, आर्टिकल 246 है जो बताता है संघ और राज्यों के मध्य, संघ राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो जो इसका आधार है भाग 11 का कि आपका संघ राज्य संबंधों का, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। इसी भाग में किया गया है, आर्टिकल 246 है। और ये बताया गया है कि इसमें 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची संविधान की ये बात डिफाइन करती है कि शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्य के बीच में किया गया है, जिसमें 3 उपसूचियां हैं। एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। ये 3 उपसूचियां हैं जिनमें यहाँ प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं, यहाँ प्रेजेंट में 61 सब्जेक्ट हैं और यहाँ 52 सब्जेक्ट जो हैं काम करने के लिए दिए गए हैं इन संघ राज्यों को। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों काम कर सकते हैं। संघ सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य की विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची पर संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा शक्तियों बंटवारा। इसके अलावा एक और आर्टिकल है यहाँ, और वो है 263 जो याद रखना है। ये कहलाता है अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं, अंतर्राज्य परिषद हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अंतर्राज्य परिषद का अनुच्छेद कौन सा है? 263 है। 263 में कौन सी संस्था वर्णित की गई है? तो अंतर्राज्य परिषद है। अंतर्राज्य परिषद कैसी संस्था है? तो एक संवैधानिक
संस्था है? ये क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। संघ और राज्यों के मध्य विवाद को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, या राज्यों के मध्य विवाद को कम करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद का गठन या नियुक्ति करता है। भाग 11 है। भाग 12 की बात करें तो जहाँ भाग 11 में विधायी संबंध थे, कार्यकारी संबंध थे, तो अब बात आती है वित्त की। ध्यान रखें, ये सारे संबंध करने के लिए, सारे कार्य करने के लिए किसी भी संस्था को क्या होती है? धन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो धन का जो बंटवारा है वो कहाँ से होगा? भाग 12 बताया गया है। तो अब अगला जो भाग 12 है वो बिल्कुल सीक्वेंस में आता है, कॉमन सेंस में यह है कि पहले संबंध है, फिर उसके बाद वित्तीय संबंध है। तो ये वित्तीय संबंध है। यहाँ आर्टिकल है हमारा 264 से लेकर और 300A तक वर्णित किया गया है भाग 12 को, जिसमें कर, टैक्सेशन के प्रावधान, कर के प्रावधान, वित्त के प्रावधान और संपत्ति के प्रावधानों को, समझौते के प्रावधानों को यहाँ रखा गया है, जो भाग 11 की अगली कड़ी है। भाग 12 में जो मुख्य अनुच्छेद हैं जो हमें याद रखने हैं, देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसमें हैं। आर्टिकल 266 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भाग 12 में है, और ये अनुच्छेद कहलाता है आपका, बात करता है संचित निधि की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ये संचित निधि आपकी यूनियन की भी है और स्टेट की भी है, दोनों की है। संचित निधि अनुच्छेद 267 में बताया गया है आकस्मिक निधि के बारे में। आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो सरकारों के पास दो तरह की आपकी ट्रेजरी होती है, फंड होता है, निधि होती है, और वो है, एक तो है संचित निधि, दूसरी है आकस्मिक निधि। जो भी इनकम सरकार की होती है वो सब इन निधियों में जमा होती है और इन्हीं से निकाल के सरकार खर्च करती है। संचित निधि पर सरकार अपने बहुत ज़रूरी खर्च डालती है, जिनके लिए कंटिन्यू सप्लाई चाहिए होती है, वो यहाँ डालती है। तो अधिकांश संवैधानिक जो हमारे प्रमुख हैं, अधिकारी हैं, उनकी सैलरी और वेतन भत्ते वो संचित निधि पर डाले गए हैं। अब जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में भारत होते हैं, और जो अधिकारी राज्य सरकार के लिए काम करते हैं उनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में भारत होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय जितने आपके अधिकारी हैं, यूपीएससी के, इलेक्शन कमीशन के, और जितने आपके और संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते कहाँ जाएंगे? संचित निधि पे जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते यहाँ नहीं जाते, वो जाते हैं आकस्मिक निधि पर। संचित निधि पर खर्च करने के बाद संसद से अनुमति ले ली जाती है, जबकि आकस्मिक निधि पर पहले खर्च करने से पहले संसद से अनुमति लेनी होती है। इसलिए आकस्मिक निधि से खर्चे रुक सकते हैं अगर अनुमति नहीं मिली, लेकिन संचित निधि से खर्चे नहीं रुकते हैं। हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी है वो संचित निधि से आती है राज्य की, लेकिन पेंशन जो आएगी वो भारत सरकार की संचित निधि से आती है। इसके बाद एक और आर्टिकल जो जोड़ा गया है अभी 2017 में, वो है 279A, 279A अनुच्छेद। ये बात करता है जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है 279A में। जीएसटी काउंसिल का गठन करेगा राष्ट्रपति। इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का वित्त मंत्री। तो भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री या जो वित्त अधिकारी हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर हमारा 280, अनुच्छेद 280 बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का वर्णन करता है। ये फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग के आर्टिकल में 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का ही क्वेश्चन आते हैं हमारे। है क्या? देखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का नियुक्ति करता है, गठन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। प्रेजेंट में आपका 15वां वित्त आयोग की अनुशंसाएं आपकी लागू की गई हैं जो 2025 तक रहेंगी। तो ये अनुशंसाएं आपके 5 वर्ष के लिए रहती है। 2020 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू होंगी।
क्या होता है इससे? ये यूनियन व स्टेट्स के मध्य वित्त का बंटवारा करता है। तो टैक्सेशन जो इकट्ठा हुआ है, पूरा जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, इनकम हुई है सरकारों की, वो केंद्र सरकार की, वो कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा, कितना हिस्सा केंद्र को मिलेगा, ये पूरी तरह से आपकी अनुशंसा करते हैं वित्त आयोग। एक और अनुच्छेद यहाँ पर है हमारा, और वो है आर्टिकल 300। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। यह है संपत्ति रखने का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कहते हैं इसको। क्वेश्चन यही आता है कि बताइए, एक तो क्वेश्चन ये आता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, या संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस भाग में है, संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो संपत्ति रखने का अधिकार वर्तमान में आर्टिकल 300A में है, भाग 12 में है, और वर्तमान में ये एक लीगल राइट है, एक लीगल राइट है या एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स था। क्या था? फंडामेंटल राइट्स था। आर्टिकल 31 में, जिसे 44 में संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया। तो फंडामेंटल राइट्स था, वर्तमान में ये लीगल राइट है, विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो ये स्थिति है संपत्ति के अधिकार कानून की। इसी प्रकार भाग 13 का भी संबंध भाग 11 और 12 से है। इनकम होने के लिए इनकम के सोर्स होने बहुत ज़रूरी है, और वो सोर्स होते हैं हमारे व्यापार से, वाणिज्य से। तो अगला जो तीसरा भाग है हमारा विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, और फिर क्या है? व्यापारिक संबंध है राज्यों के मध्य में। तो 13 बात करता है राज्यों के मध्य व्यापारिक संबंधों की। तो ये तीन हमारे जो भाग हैं सीक्वेंस में इस तरह से वर्णित किए गए हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट्स, व्यापार एवं वाणिज्य भाग 13 याद रखेंगे। इसका आर्टिकल ध्यान रखें, 301 से स्टार्ट होकर और 307 तक है। भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य है, और अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 और भाग 15 में भी आपसी संबंध है। जब भाग 13 तक केंद्र और संघ राज्यों के मध्य कार्यकारी, वित्तीय और व्यापारिक संबंधों की बात हो गई, तो इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए सरकारों को आवश्यकता होती है अधिकारियों की, व्यक्तियों की, जो ये सारे साकार कर सकें। तो उसके लिए संस्थाओं का गठन संविधान में किया गया है। वे संस्थाएं जो सरकारों के लिए वो आपकी मैन पावर या व्यक्तियों को, अधिकारियों को उपलब्ध कराते हैं, वो 14 और 15 में डिफाइन किए गए हैं। भाग 14 में जो आपकी व्यक्ति आते हैं वो बात की गई है सिलेक्टेड्स की, और 15 में बात की गई है इलेक्टेड की। तो दो तरह के व्यक्ति, संस्थाएं हमारे देश में सरकार को संविधान में सपोर्ट करती हैं। एक तो है सेलेक्टेड और एक होते हैं इलेक्टेड। तो कुछ का इलेक्शन किया जाता है तो कुछ का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन वाले जो अधिकारी हैं वो आते हैं यूपीएससी के द्वारा भाग 14 में, और इलेक्शन के द्वारा जो आते हैं वो भाग 15 में उनको बताया गया कि कैसे वो आएंगे। देखें, भाग 14 का अनुच्छेद है आर्टिकल 308 से स्टार्ट होते हुए ये 323 तक जाता है। तो आर्टिकल 308 और 323 के मध्य सर्विसेज की बात की गई है। इसका नाम है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विसेज कह सकते हैं इसको केवल। तो सेवाएं जो हैं वो भाग 14 में हैं। क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल पूछता है, तो अगर आपको ये परास याद रहता है 308 से 323 तो आप इसका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर अंदर का आर्टिकल भी आपको प्रॉपर्ली याद नहीं है, वैसे अंदर आपके दो आर्टिकल याद करने होते हैं हमें। एक तो है 312, अनुच्छेद 312 जो बात करता है सेवाएं, सर्विसेज की बात करता है। तो ये सर्विसेज है वो आपके दो स्तर पर है हमारी। एक तो है
संघीय और एक है आपकी राज्य की। तो संघीय सेवाएं और राज्य की सेवाएं एग्जाम्पल देखें तो संघीय सेवा में आप देखते हैं एक तो आपका CSE यानी सिविल सर्विसेज हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जो हमारी यहाँ पर आती हैं, डिफेंस, मेडिकल, जुडिशरी, है ना, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग सर्विस, और सबसे फेमस जो है वो है सिविल सर्विस है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि IAS, IPS, IRS, IFS, ETC हमारी सर्विसेज हैं जो संघीय सर्विसेज कहलाती हैं। इसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज हैं हमारी, जो मैंने बताया था आपको, इंजीनियरिंग से लेकर स्टेट से लेकर मेडिकल तक और डिफेंस तक। राज्य सेवाएं इसमें आती हैं, तो हम देखते हैं राज्य सेवा में आपको सिविल सर्विस सेवाएं इंपॉर्टेंटली आती हैं, जिसमें आप देखते हैं PCS जो सर्विसेज हैं आपका, वो PPS, PCS, PDS, है ना, वो सब आपकी राज्य सेवाएं कहलाती हैं। तो ये आर्टिकल है 12 जो बात करता है सेवाओं की। तो यहाँ से इन सब अधिकारियों की सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, और फिर इनकी अपॉइंटमेंट होता है आपकी नौकरशाही के रूप में, जो भारत की और या राज्यों की स्थायी कार्यपालिका के रूप में ये कार्य करते हैं। आर्टिकल 315 में डिफाइन किया गया है UPSC को और स्टेट PSC को। तो UPSC और स्टेट PSC दोनों को बताया गया 315 में। क्वेश्चन आता है कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अनुसार गठित होता है? तो 315। या राज्यों के लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल में डिफाइन किए गए हैं? तो 315 में है। UPSC देखिए, UPSC को हम भाग 14 में पूरा डिफाइन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा देख लें तो ये आपका दिल्ली में स्थित है और इसका कार्य क्या है? एक तो राष्ट्रपति को के लिए सलाहकारी संस्था है, राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी सलाह देती है, सिलेक्शन संबंधी सलाह देती है UPSC। साथ ही साथ कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आपके कुछ डिफेंस के एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ाम है, जुडिशरी एग्ज़ाम है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम है जो चर्चित रहता है भारत में, वो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम CSE, और जिसे हम IAS परीक्षा कह देते हैं, वो ये कंडक्ट कराती हैं, सिलेक्शन करती हैं, फिर ट्रेनिंग, और उसके बाद राष्ट्रपति से इनको अपॉइंट की सिफारिश करती है। तो ये काम UPSC का, वही जैसा काम UPSC का वही काम राज्य में स्टेट PSC का होता है। UPSC के बारे में गठन राष्ट्रपति करेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और सभी मेंबर्स राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देंगे। साथ ही साथ जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो ये संस्थाएं राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करेंगी, और राज्य में करेंगी राज्यपाल को। इलेक्शन, निर्वाचन अब और महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा 15 का। देखिए, जब यहाँ सिलेक्शन हो जाता है अधिकारियों का, तो कुछ ऐसी संस्थाएं और ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए होते हैं जो सरकार में काम करते हैं, और वो लोग जो होते हैं वो टेम्पररी बेस पर आते हैं। यहाँ जो आपके आते हैं ये क्या है? सिलेक्टेड हैं और परमानेंट बेस पर आ रहे हैं, जबकि ये इलेक्टेड होते हैं और टेम्पररी बेस पर आते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, 5 साल का, जबकि इनका एज लिमिट होती है 60, 62 या 65 ईयर्स। देखिए इलेक्शन, इसका जो आर्टिकल है वो है 324 से 329 के मध्य इलेक्शन की बात की गई है संविधान में। यहाँ जो नोटेबल आर्टिकल है वो है एक तो 324, जो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, या भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 324 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग में फ़िलहाल 2+1 यानी 3 मेंबर्स हैं। तो ये मेंबर है यहाँ पर सदस्य संस्था है, 3 सदस्यीय संस्था है ये, इसमें 2 कहलाते हैं निर्वाचन आयुक्त और 1 कहलाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है। काम क्या है इसका? इसका काम जो है भारत में वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MPs लोकसभा और राज्यसभा, MLAs
और एमएलसीज का निर्वाचन कराना ये काम है इसका। तो इनके निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, बाकी पंचायतों के निर्वाचन जो है राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। और बहुत सारे कार्य हैं इसके यूपी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हम जब इसे पढ़ेंगे तो डिफाइन करेंगे। एक और आर्टिकल है हमारा 226। 226 जो अनुच्छेद है ये निर्वाचन की बात करता है, जो बताया था ना अभी आपको। ये जो निर्वाचन है ये आर्टिकल 226 के तहत अंजाम दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बात की गई है आपके वयस्क मताधिकार की। तो वयस्क मताधिकार जो दिया गया है वो 226 में दिया गया है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो मतदाता के रूप में रजिस्टर हो सकता है और भारतीय चुनावों में जो ये होते हैं इनमें वोट डाल सकता है। ये है वयस्क मताधिकार। इसकी आयु प्रेजेंट में कितनी है? 18 ईयर्स ऑफ एज है, जबकि ये 1989 तक 21 ईयर्स थी, जो 61वें संविधान संशोधन से अब 61वें संशोधन के बाद 18 वर्ष है, उससे पहले 21 वर्ष थी। संविधान का भाग 16 बात करता है विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान की। जहाँ 14 और 15 जो हमारे भाग थे वो संस्थाओं की बात कर रहे थे, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन की, तो वहीं 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं। इसका जो आर्टिकल है वो है 330 से लेकर और 342 तक ये प्रावधान है। इसमें जो विशेष वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? विशेष वर्ग कौन कौन से डिफाइन किए गए हैं? तो वो ओबीसी, एससी, एसटी और एंग्लो इंडियंस की बात इस वर्ग में की गई है। तो ओबीसी, एससी और एसटी और एंग्लो इंडियंस को इस वर्ग में रखा गया है, विशेष वर्ग में। इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं देखिए। आर्टिकल 330 बात करता है लोकसभा में एससी व एसटी का आरक्षण। तो लोकसभा में एससी और एसटी वर्गों को आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखें, लोकसभा में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को ही आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये आरक्षण केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है, ध्यान रखना है। और किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। आर्टिकल 331 में बात की गई है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय कहते हैं को आरक्षण। तो ये आरक्षण आपका एंग्लो इंडियंस को दिया गया है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति अब नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। ये भी केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। प्रेजेंट स्थिति क्या है देखिए। ये जो दोनों आरक्षण थे हमारे, ये स्टार्टिंग में 10 ईयर्स के लिए लगाए गए थे, 10 वर्ष के लिए लगाए गए, जो बढ़ते बढ़ते 2020 तक हो गए। हर 10 वर्ष पर इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ा दिया गया। प्रेजेंट की स्थिति है कि इसको 2030 तक कर दिया गया है, जबकि ये वाला जो आरक्षण है इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब ये लागू नहीं होगा। 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उस लोकसभा में अब एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, जबकि ये आरक्षण हमारा अभी 2030 तक कंटिन्यू कर दिया गया है। आर्टिकल 332 जैसे आर्टिकल आपका 330 है, वैसे ही आर्टिकल 332 है राज्य के लिए। यहाँ विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा, स्टेट असेंबली में, विधानसभा में एससी व एसटी को आरक्षण की बात की गई है कि राज्य विधानसभा में राज्य के जो एससी अनुसूचित जाति और एसटी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग हैं
उनको आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा और किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। केवल विधानसभा में दिया गया है, विधान परिषद में भी कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। आर्टिकल 333 जो है वो 31 की तरह है, यानी विधानसभा में एक एक आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को आरक्षण। तो जो स्थिति हमारी यहाँ थी वही स्थिति यहाँ है। ये आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि ये आरक्षण अब समाप्त कर दिया गया है। अब विधानसभाओं में किसी भी एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन नहीं होगा। यहाँ राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, तो यहाँ राज्यपाल एक एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में नॉमिनेट करता था। अब ये नहीं होगा क्योंकि ये समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई संस्थाएं हमारे इसमें हैं, जैसे 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर SC, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है 338 में। और वहीं आर्टिकल 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर ST, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और आर्टिकल 338B जोड़ा गया है 102वें संविधान संशोधन से, जो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर OBC। तो अब OBC आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ये तीनों संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो अपने अपने वर्गों के लिए कार्य करती है। संविधान के भाग 17 में बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज की, जो आर्टिकल 343 से और 351 तक डील करता है। संविधान में दिया गया है राजभाषा, ठीक है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी और राज्यों की राजभाषा क्या होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज से तात्पर्य ये है कि कामकाज की, सरकारों के कामकाज की जो भाषा है, जिसमें सरकारें अपना कामकाज करती हैं, अपना जियो निकालती है, अपना जो है कानूनों को छपाती हैं, बनाती हैं, वो भाषा क्या होगी, तो वो कहलाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर देखें हम तो आर्टिकल जो हमारा ध्यान रखने लायक है वो है आर्टिकल 343, जो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यानी संघ की राजभाषा की बात करता है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी, इसे बताया गया है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा नंबर 1 तो है हिंदी और नंबर 2 है इंग्लिश। ध्यान रखें, आर्टिकल 343 में संघ की 2 राजभाषाएं हैं, प्रथम हिंदी, द्वितीय इंग्लिश। तो भारत में प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा इंग्लिश है। तो भारत में इंग्लिश सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। आर्टिकल 345 हमें बताता है राज्य की भाषा। तो राज्यों की राजभाषा को बताया गया है। 45 में राज्यों की राजभाषा की बात की गई है और ये राजभाषा जो है वो यहाँ पर अनुसूची 8 में वर्णित भाषाओं में है। इसमें कुल मिला के 22 भाषाएं हैं में से। तो राज्य अपनी इन 22 भाषाओं में से अपनी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज को चुन सकता है। अनुसूची 8 में स्टार्टिंग में यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, प्रेजेंट में यहाँ 22 भाषाएं हैं, जिनमें से राज्य अपनी राजभाषा चुन सकता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये है कि इंग्लिश एकमात्र भाषा है जो अनुसूची 8 में नहीं है। अनुसूची 8 में नहीं है, उसके बावजूद ये राज्यों की राजभाषा है। तो राज्यों की राजभाषा है, जबकि अनुसूची 8 में ये नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों की राजभाषा इंग्लिश है।
यूपी की हम देखें तो यूपी में आपकी हिंदी प्रथम राजभाषा है, जबकि उर्दू सेकंड राजभाषा है यूपी में। ठीक है, तो ये थी राज्य की राजभाषाएं थी। इसके अलावा हम देखें तो इसके लिए आपका आर्टिकल 348 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, कामकाज की भाषा होंगी, वो क्या होंगी? सुप्रीम कोर्ट के लिए बात की गई है इंग्लिश, और यहाँ भी इंग्लिश है, लेकिन अन्य भाषा यानी हिंदी भी यहाँ पर यूज की जा सकती है। ये हाई कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो कुछ हाई कोर्ट में हिंदी का उपयोग होता है, जैसे कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी में सुनवाई हो सकती है। अधिकांश हाई कोर्ट में इंग्लिश में ही सुनवाई होती है, और सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश में ही होती है। तो ये थी हमारी भाषा का मुद्दा। ध्यान रखें, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। गृह मंत्रालय ने RTI के जवाब में ये इस प्रश्न को उत्तर दिया है। केवल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं होती है, ना ही है प्रेजेंट में। अब 18 देखें, जब सब कुछ सेटल होता चला जा रहा है, तो 18 में भारत संविधान में हमारे बात की गई है कुछ ऐसे प्रावधानों की जो देश को संकट काल से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी हैं, और वो हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल के प्रावधान। ये रखे गए हैं आर्टिकल 352 से और 360। तो 352 से 360 के मध्य हमारे आपातकाल के प्रावधान हैं। ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिए, इन्हें जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के बाइमर के संविधान से, वहाँ के संविधान का नाम है बाइमर का संविधान, बाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से लिए गए हैं। और सबसे पहले भारत में ये 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, वहाँ से ये लागू किए गए थे। यानी 1935 से कंटिन्यू हमारे यहाँ ये चले आ रहे हैं। आपातकाल के प्रावधानों में देखिए, अगर हम देखें आर्टिकल 352, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ, जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352 के तहत देश में आपातकाल लागू किया जाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लागू करता है। आर्टिकल 356 पूछता है, तो यह है स्टेट इमरजेंसी, यानी कि तो ये 356 पूछता है, तो यह स्टेट इमरजेंसी अर्थात राज्य आपातकाल है। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये 356 के तहत लागू होता है। और एक और आपातकाल है 360, जो बात करता है इकोनॉमिक इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल बताया गया था। 3 प्रकार के आपातकाल भारतीय संविधान में वर्णित किए गए। ध्यान रखें, 3 तरह के आपातकाल हैं। 352 से 360 भाग 18 में ध्यान रखना है। तीनों आर्टिकल ध्यान रखने, तीनों के पूछे जाते हैं। तीनों प्रकार के आपातकाल लागू करने का अधिकार, इम्प्लीमेंट करने का अधिकार, अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल लागू किए जाते हैं भारत में। भाग 19 जो है वो बात करता है विविध की। तो देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे जो अलग अलग भाग में यहाँ डिफाइन नहीं किए गए, उनको यहाँ डिफाइन किया गया है। तो विविध आता है, 19 मिसलेनियस आता है। इसका आर्टिकल है 361 से लेकर और 367 तक भाग 19 विविध के रूप में दिया गया है। संविधान का भाग 20, 21 और 22 संविधान के अंतिम चरण के भाग हैं ये। भाग 20 का नाम है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन की बात की गई है भाग 20 में, ध्यान रखना है। और ये प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और इसे रखा गया है आर्टिकल 368 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 में क्या है, या संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संविधान को संशोधन करने की शक्ति किसमें? 368 में है। किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ये शक्ति संसद के पास है। केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा लोकसभा में इसको विधेयक के रूप में लाकर
पारित कराकर अंत में राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे संविधान में संशोधन की है। तो बात करें संशोधनों की, तो देखिए 70 साल के संवैधानिक इतिहास में भारतीय संविधान ने शतक पूरा कर लिया है। अब तक जो है 100 से अधिक संविधान में संशोधन हो चुके हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा, वो हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ही हो गया था। और लेटेस्ट जो अभी आपका अमेंडमेंट है वो है 104वां, जो अभी हाल ही में हुआ है। और इसके द्वारा SC ST को रिजर्वेशन को 10 ईयर्स के लिए एक्सीड कर दिया गया है, यानी कि 2030 तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। ये कहलाएगा संशोधन। भाग 21 जो है हमारा, उसका नाम है अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष प्रावधान, टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए जो अस्थायी थे, कुछ समय बाद हट जाने थे या संक्रमणशील थे। इसका जो आर्टिकल है वो है 370 से लेकर 392। इसमें 2 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो है हमारा आर्टिकल 370 जो बात करता था या करता है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के जब भारत में विलय हुआ तो संविधान निर्माताओं ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस प्रदान किया, जो कि अस्थायी था, टेम्पररी था, कुछ समय बाद हट जाना था, लेकिन एक लंबे समय तक इसको नहीं हटाया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया और जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देते हुए वहाँ दोहरे संविधान को लागू किया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 35A और जोड़कर 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर को अपनी नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार भी दे दिया गया। ये सारे अधिकार पिछले वर्ष भारत सरकार ने समाप्त कर दिए गए। तो राष्ट्रपति के आदेश से ही 370 के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर के बारे में थे, अब ख़त्म कर दिया गया है। प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर का अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। अब जम्मू कश्मीर भारतीय अन्य राज्यों की तरह ही एक आपका क्षेत्र है। एक और आर्टिकल यहाँ पर है हमारा 371। तो इसमें आपके कई सारे राज्य हैं जिनके बारे में बात की गई है। तो कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, गोवा, ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको स्पेशल प्रावधान प्रोविजंस दिए गए हैं। वो 371 में है। ये रहेगा हमारा भाग 21। भाग 22 के बारे में बात करें तो देखिए अंतिम भाग है संविधान का, भाग 22, और ये कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड हिंदी टेक्स्ट। तो संविधान के संक्षिप्त नाम, उसका आरंभ और उसके हिंदी पाठ के बारे में बात करता है। ये इसका नाम है, आर्टिकल है इसका 393 से लेकर 395 तक बात की गई है आपके भाग 22 की। इसके अनुसार हम देखें तो संविधान का जो नाम है वो है भारत का संविधान। यानी टाइटल क्या है, भारत का संविधान दिया गया है। आरंभ कब हुआ, तो इसका आरंभ हुआ 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 393 के अनुसार। तो अनुच्छेद 393 में वर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 393 और अन्य 15 अनुच्छेद आज 26 नवंबर 1949 को ही आरंभ कर दिए जाएंगे। तो संविधान का आरंभ यहाँ से हुआ। तो ये हमारा संविधान का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने देखा। अगर आप इसे देखते हैं, समझते हैं, तो संविधान से आपको बहुत सारे प्रश्न बहुत कम समय में सॉल्व हो पाएंगे, हल हो पाएंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।